हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी? बेटा बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th का ही नया टॉपिक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ, लाइफ टाइम और उसके सम इंपॉर्टेंट ग्राफ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम जान चुके थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है आपका, और दो चार ग्राफ हमने जान लिए थे। और हमने पता कर लिया था कि जो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो वहां पर जो ग्राफ था कॉन्स्टेंट टी हाफ का कॉन्सेंट्रेशन के साथ, वो क्या था आपका, यानी स्ट्रेट लाइन था ओरिजिन से। ठीक है ना, तो ये जो फॉर्मूला आया था आपका वो आया था टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट ओवर 2k। जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो वो ग्राफ ये आया था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आज अपन लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो ये ग्राफ मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपको थोड़ा रिमाइंड होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ चुके क्या नहीं। आज अपन लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक बात मैं आपको पहले और बता दे रहा हूं कि बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मोस्टली हर साल क्वेश्चन बनता है आपका। जो क्वेश्चन आपका बनता है, जब क्वेश्चन ही बनना बेटा तो हमें उसको ढंग से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलो आज हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन वही जो रेट लॉ था उससे हम निकालेंगे। तो हम बोल सकते हैं रेट कैसे लिखते थे, बोलो रेट इक्वल्स टू के आर की पावर एन। आर की पावर एन का मतलब कोई भी रिएक्शन आर से क्या बना रही है आपकी, प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या ले लिया हमने आर, आप सी लेना चाहें सी ले लो, ए लेना चाहें ए ले लो, प्रोडक्ट बना लिया तो आर की पावर एन। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन इक्वल्स टू कितना पुट कर देना है आपने 1। तो यहां से रेट क्या हो जाएगा इसका, रेट इक्वल्स टू, अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो माइनस डी आर ओवर डी टी इक्वल्स टू के और आर की पावर 1, यही तो हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं दी rate of reaction is directly proportional to the first power of the concentration of reactant. Such reactions are called first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बात समझ में आती है डेफिनेशन से इतनी। ठीक है, डेफिनेशन पूछने वाला वो है नहीं, तो वो हमसे क्या पूछेंगे, इस रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, कि रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला टाइम के साथ क्या आता है जिससे अपन लोग आसानी से न्यूमेरिकल कर सकें। वो 3-4 फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे एक ही फॉर्मूले से, तो उसमें कुछ 12 फॉर्मूले लेके चलेंगे जिसमें सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर चटाक से बाहर निकल के गिरेगा। ठीक है, तो आपको घबराना है नहीं। चलिएगा रेट लॉ की बात करते हैं। तो रिएक्शन का डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेन लेके बैठा करो और आसानी से लिख लिया करो। ठीक है, चलिए इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लॉ लिखें इसका, तो रेट लॉ क्या लिखेंगे बेटा अपन लोग, माइनस का डी आर ओवर डी टी इक्वल्स टू के और आर की पावर 1। ठीक है, और सेट कर लीजिए तो माइनस का डी आर ओवर आर को अपन लोग नीचे ले आए इक्वल्स टू के डी टी। आर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, के डी टी। और सेट कर लीजिए तो डी आर ओवर आर इक्वल्स टू माइनस का के डी टी। इंटीग्रेटेड कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दो ऑन इंटीग्रेट अब इक्वेशन। देखो प्रीवियस वीडियो में भी लिमिट नहीं ली थी मैंने और यहां पर भी मैं लिमिट नहीं ले रहा। आप चाहो तो लिमिट लिख सकते हैं कैसे, इफ टी इक्वल्स टू 0 देन कॉन्सेंट्रेशन कितनी मान लोगे, आर नॉट। टी टाइम पर कितनी मान लोगे, आर मान लोगे। ठीक है, तो आप चाहें तो आप यहां से भी विद प्रॉपर लिमिट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, या जो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है तो उसमें कांस्टेंट आता है बेटा,
तो वहां कांस्टेंट को हटाने के लिए आप उसकी वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अपन लोग जनरल फॉर्मूले से लेके चल रहे हैं जिससे आपको लर्न ना करना पड़े, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है आपका, लगा दिया dr अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस का के, कांस्टेंट को बाहर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का होता नहीं, उसको बाहर रखते हैं। और आपको पता है ये रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोल सकते हो, dt बोल दिया। अगर मैं आपको बताऊं तो आप सब पहले से ही जानते हैं, दो फॉर्मूले कल लिखे थे, एक नया फॉर्मूला मैं लिखे दे रहा हूं आज। dx ओवर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आता है आपका log ex, ठीक है, प्लस c। ये आपका रहता है, अगर यहां पर लिमिट नहीं है तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका हमेशा चलेगा। तो अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ वो हो गया आपका log बेस ई आर, ठीक है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ln r, ठीक है ना, इसको भी log बेस ई वो पढ़ते हैं, इक्वल्स टू माइनस का के टी प्लस सी, ठीक है। ये हो गया। वेयर सी क्या है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर सी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट whose value determine इनिशियली। तो बेटा इनिशियली कैसे डिटरमाइन करोगे, इफ t इक्वल्स टू 0 देन r इक्वल्स टू किसके हो जाएगा आपका r0, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। पुट कर दीजिए आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहां से हो गया log e r0 या r0 जो आपको बढ़िया लगा, k इंटू 0 प्लस का c, ठीक है। कितना आ गया आपका, तो यहां से c का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो c का वैल्यू हो गया log बेस e r0, ठीक है। पुट कर दीजिए वैल्यू c को उठा के किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। ये क्या है, ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे लिमिट में आप गड़बड़ कर सकते हो, चलो लिमिट वाला ही बता देंगे शॉर्ट में भी। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, बी गेट, क्या गेट, log e r इक्वल्स टू माइनस का के टी प्लस log e r0। ये आपका इक्वेशन आ गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका डेरिवेशन, दूसरा जो मैं बता रहा उसको समझ लीजिए जरा, जगह है तो पर्याप्त। यहां से ही इंटीग्रेट विद प्रॉपर लिमिट, तो प्रॉपर लिमिट क्या मानोगे आप, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन r0 कहां तक गए, r तक, dr ओवर r, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का k टाइम 0 से t, dt इंटीग्रेशन कर लिया तो क्या आ गया आपका log e r, कॉन्सेंट्रेशन की जो लिमिट है वो r0 से लेके r तक है, इक्वल्स टू माइनस का k, dt का इंटीग्रेशन t 0 से t विद प्रॉपर लिमिट। अगर हम इसको खोल दें बेटा तो क्या बन जाएगा आपका log r माइनस का log बेस e r0 इक्वल्स टू माइनस का k t माइनस 0। तो वही फॉर्मूला आ गया आपका log e r माइनस का log r0 इक्वल्स टू माइनस का के टी, वही फॉर्मूला बनना, देखिएगा log r को इधर ही रखिए, इक्वल्स टू माइनस का के टी, उधर जाके प्लस का हो जाएगा log e r0। बताओ आया भाई, नहीं आया निकल के। तो आप जैसे चाहें, जिसमें आपको सुविधा लगे वो आप कर सकते हैं डेरिवेशन, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। यहां तक समझ में आता है। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ओके। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, जरा देखिए, इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं जिससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया फॉर्मूला, लेकिन जो भी आपको लॉग टेबल में या जो आपका पेपर आएगा सीबीएसई का, उसमें जो भी लॉग की वैल्यू गिवन होंगी बेटा, वो लॉग बेस ई में नहीं होंगी, फिर किस में होंगी सर, तो वो गिवन होंगी आपकी लॉग बेस 10 में, ठीक है। तो उसके लिए जरा समझिए, यहां पर मैं एक लाइन लिखे दे रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोल दिया मेरे पास ये है
लॉग बेस ई एक्स, और इसको मुझे 10 में लेना था 2.303 लॉग बेस 10x, ठीक है, लॉग बेस 10x ये करना होगा हमें। यानी कि कभी भी लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना है इस पूरे इक्वेशन को। तो इसके आगे कर दीजिए, तो ये 2.303 लॉग बेस 10r, अब बेस 10 लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस का kt प्लस 2.303 लॉग 10 r0, एक फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर रहे हैं, चलिए देखिए जरा, दो फॉर्मूले आ गए, आपको बस बाबा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, यहां से सारे फॉर्मूले बना दूंगा। इस वाले फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर रहे हैं, केटी को इधर लेके आइए, केटी को इधर ले आए, इसको उधर लेके जाइए तो ये बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका लॉग, ये 2.303 साथ चल रहा है, 2.303 लॉग बेस 10 r0, बेटा ये इधर ही रखना है आपको, इसको इधर लेके, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये किसका जाएगा, माइनस का 2.303 लॉग बेस 10 r, ठीक है। और मॉडिफाई कर लीजिए, kt 2.303, इसको मैं कैसे लिख दूंगा, ये 2.303 कॉमन है, लॉग r0 अपॉन r, ठीक है साहब। यहां से अगर हम k निकालें तो k क्या हो जाएगा आपका, 2.303 ओवर t लॉग r0 अपॉन r, दिस इज बाबा फॉर्मूला, इसको रट लो, इंपोर्टेंट लगा लो जितना लगा पाओ, इसी से सारे न्यूमेरिकल करने हैं अपन लोगों को। यानी कि k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम t log r0 अपॉन r, r0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, r जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम t पर है, k रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, 2.303 कांस्टेंट है, टाइम आपको दिया जाएगा और आप यहां से ढेर सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक दो फॉर्म और हैं इसकी, उसको समझने की कोशिश करते हैं, चलिए वो भी समझते हैं, ठीक है। तो उसको भी समझने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है। देखो यहीं से लेके आते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं, माइनस का kt इक्वल्स टू लॉग ई आर, ठीक है। इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो ये जगह माइनस का लॉग ई आर नॉट। यहां तक बताओ, यहां तक समझ में आता है, यहां तक समझ में आता है या नहीं आता, ये बता दो बस, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो इसको लिखेंगे लॉग ई, ये फॉर्मूला जो है ना, ये मैं समझा दे रहा हूं, ये होता है आपका लॉग m माइनस का लॉग n, इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉग m अपॉन n, ठीक है। ये लॉग का फॉर्मूला है, 11वीं क्लास में इक्विलिब्रियम में ढेर सारी बार आया था, तो अपन लोग को सीख के चलना है। तो ये कहानी बनती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कहानी बनी आपकी, लॉग r अपॉन r0 इक्वल्स टू माइनस का kt, लॉग हटाओगे, हटा दो, फॉर्मूला है r अपॉन r0 इक्वल्स टू e की पावर माइनस kt, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई ये इक्वेशन, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r इक्वल्स टू r0 e की पावर माइनस kt, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये जो इक्वेशन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, e की पावर में, ठीक है। यहां तक समझ में आता है सबको। अपन लोग दो इक्वेशन पढ़ चुके, बाबा इक्वेशन ये है, यहां से ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं, एक इक्वेशन ये बनती है, ठीक है। यहां से भी अपन लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब अगर हम बात करें कि दो डिफरेंट टाइम पे अगर हमें पूछा जाता है
कि K1 में क्या के जो मतलब अगर हम बोला रेट कांस्टेंट टू डिफरेंट टाइम पे डिटरमाइन करना है किसी रिएक्शन का, तो वो कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए भी फॉर्मूला बनाएंगे। पहले ग्राफ देख लेते हैं 2-3, ठीक है ना। तो जरा मैं इसको साफ करता हूं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो ये 4 ग्राफ हैं बेटा आपके। पहला ग्राफ देखो, ये इक्वेशन अपन लोगों ने बाबा इक्वेशन बोल दिया था, ठीक है। इसको अगर और मॉडिफाई करते हैं तो इस इक्वेशन के लिए मॉडिफिकेशन जो अपन लोगों ने किया था, वो मॉडिफिकेशन क्या किया था अपन लोगों ने, माइनस का KT इक्वल्स टू, ठीक है ना, 2.303 यहाँ से उधर गया होगा, तो ये हो गया था आपका log R अपॉन R0, ठीक है। चलिए, तो इसको अगर और मॉडिफाई करते हैं तो और लिख सकते हो आप यहाँ से log R अपॉन R0 इक्वल्स टू माइनस का K अपॉन 2.303T, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो और लिख दीजिए भाई, जैसे सुविधा हो वैसे लिखिए, आपकी सरकार है अभी तो। KT ओवर 2.303, ठीक है ना, प्लस का log R0। क्या नजर आ रहा है, आ तो रहा है, ठीक भाई, बढ़िया। तो ये कुछ इक्वेशन को हमने इन्हीं को मॉडिफाई करा है बार बार, तो आप देख लीजिए, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना। और एक और चाहें तो आप इसको और प्लस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो प्लस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, इस वाली को। तो इसके लिए बन जाएगा, यहाँ से देखिएगा, KT को हमने इधर ही रखा है, ठीक है ना। KT ये हो जाएगा आपका 2.303 log, ये नेगेटिव से ये उल्टे हो जाएंगे, अब हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन आपकी R0 ओवर R। तो ये हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ से अगर हम K की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 2.303 T log R0 अपॉन R। लेकिन हमें ग्राफ किस में पढ़ना है, T में और इसमें, तो हम इसको कर सकते हैं आपका log R0 अपॉन R इक्वल्स टू K अपॉन 2.303 T। तो यहाँ से हो गया log R0 इक्वल्स टू KT अपॉन 2.303 प्लस का log R0, ठीक है। तो ये मॉडिफाई कर सकते हैं आप इनको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे चाहे वैसे आप अपने अकॉर्डिंग घुमाइए, आपकी मर्जी है। ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, log ER का और T का, ठीक है। इसको कंपेयर करिए आप इक्वेशन ऑफ लाइन से, ठीक है। देखिए जरा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इंटरसेप्ट आपका ये रहा, स्लोप आपका ये रहा, और बाई एक्सिस पर आपकी कंसंट्रेशन ये रही। तो जो ग्राफ रहने वाला है बेटा आपका वो ये रहेगा कुछ, इधर हम लेंगे टाइम, इधर लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन जाएगी लॉग के टर्म में, तो log बेस ER, ठीक है। ये इधर इंक्रीज कर रहे हैं। तो बेटा इस ग्राफ का जो स्लोप है वो काय का है, आपका निगेटिव का स्लोप है। तो जब निगेटिव का स्लोप है तो हम कल भी बात कर चुके हैं, हमने मान लिया इस पॉइंट पर जो कॉन्सेंट्रेशन यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपकी log बेस ER0, ठीक है। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होएगा और इसका स्लोप ये ऐसे गिरता चलाएगा। अगर थीटा की बात करूँ तो थीटा ये रहने वाला है आपका, ठीक है ना। तो अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू माइनस का K, और इंटरसेप्ट हो गया आपका log R0, ठीक है। बनाइए ग्राफ, इस ग्राफ के बारे में सोचिए, फिर मैं ड्रॉ करता हूं। बनाइए जल्दी जल्दी, ठीक है। बनाओ, फिर मैं ड्रॉ करता हूं इस वाले ग्राफ को। करें, चलिए समझिएगा। देखो इस ग्राफ के लिए इस इक्वेशन को हम फिर से मॉडिफाई कर रहा हूं, ठीक है। देखो कैसे,
इक्वेशन ये है log बेस ई आर, ठीक है। ये बेटा इधर आएगा माइनस का किस में चला जाएगा, डिवाइड में, आर नॉट हो गया इक्वल्स टू माइनस का के टी, और यहां पर इंटरसेप्ट आपका कितना हो गया, +0। बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर हम इसकी बात करें बेटा तो यहां पर इंटरसेप्ट कितना आपका 0, तो ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ उल्टा चलेगा। तो इस ग्राफ में क्या करो, ये वाला प्लॉट कर लो, ठीक है ना। इसको थोड़ा घुमा रहा हूं, सॉरी, इसको थोड़ा घुमा दो, इसको ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो ये आपका आर नॉट हो जाएगा और ये आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव का हो जाएगा स्लोप आपका। तो ये वाले ग्राफ सेम है आपका, ये वाला ग्राफ और ये वाला सेम रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा तो वो नेगेटिव एक्सिस में चला जाएगा, तो उसको ड्रॉ नहीं कर रहा मैं। तो इसी को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए जरा, ठीक है। टाइम, कॉन्सेंट्रेशन फिर से इधर, और कॉन्सेंट्रेशन में इस बार कौन सा टर्म लेना है हमें, लॉग ई आर नॉट ओवर आर, ठीक है। देखो बेटा इंटरसेप्ट कितना है 0, मीन्स कहाँ से शुरू होगा आपका, ओरिजिन से, ठीक है। और ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है तो आपका कैसे चलाएगा, ऐसे। तो स्लोप कितना आपका के, इंटरसेप्ट कितना आपका 0, ठीक है। अब हाँ एक बात और आती है कभी कभी कि लॉग बेस 10 में करें ड्रॉ, तो कैसे करेंगे इसी ग्राफ को, तो हम यहां पर ही सेट कर देते, तो इसको हम बोल दे रहे हैं अब थर्ड ग्राफ जो था वो शायद यही होगा, लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू, बेटा क्या कर देंगे 2.303 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा k अपॉन 2.303 t प्लस 0। तो ये ग्राफ जो आएगा वो ग्राफ बिल्कुल सेम रहने वाला है, बस क्या है इसका स्लोप चेंज हो जाएगा। अभी भी ये ग्राफ यही से जाएगा, log 10 आर नॉट अपॉन आर, ग्राफ सभी सेम ही से हैं, तो बस स्लोप क्या हो जाएगा इसका k अपॉन 2.303। इस कंडीशन में इसका जो स्लोप आया है वो कितना आया है, k अपॉन 2.303, ठीक है। ये टाइम है आपका t। नेक्स्ट ग्राफ, ये ग्राफ थोड़ा पहली बार पढ़ेंगे आप, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसको भी सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए जब मैंने लिया टाइम t इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा, तो e की पावर 0 1 अपॉन e की पावर 0, तो यहां से कितना आएगा आपका r इक्वल्स टू आर नॉट, यानी आर नॉट, आर कितना आ गया t इक्वल्स टू 0 पर, आर नॉट हमने कहीं मान लिया, यहां पर क्या रहा होगा हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट, यानी कि 1 हो जाएगा वो अपॉन में आने के बाद, ठीक है। अब मैं बोलूं t इक्वल्स टू कितना, तो t इक्वल्स टू मान लो बहुत टाइम ले लिया, तो हमने कितना ले लिया, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी अपॉन में आएगा आपका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा आपका। तो यहां से आपकी जो r होगी इस कंडीशन में वो कितनी हो जाएगी आपकी 0। लेकिन गिरेगा ग्राफ कैसा आपका, एक्सपोनेंशियली, मींस ऐसे गिरेगा ये ग्राफ आपका ऐसे, और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर किसको टच कर लेगा, ये टाइम एक्सिस को। लेकिन ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसी कोई भी आज तक रिएक्शन है नहीं नेचर में आइडियल जो पूरी कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट ऑर्डर ऐसी कोई रिएक्शन हो नहीं सकती जो कंप्लीट हो जाए पूरी और इस एक्सिस को रीच कर ले। फिर भी हम मान ले रहे हैं भाई मैथ है, फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है, फॉर्मूला आ रहा है हमारा r इक्वल्स टू 0 हो रही है कॉन्सेंट्रेशन, तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन आफ्टर इन्फिनिट टाइम के बाद कंप्लीट होगी। तो यहां से एक बात और समझ में आ गई कि लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितनी होती है आपकी, इन्फिनिटी होती है। अभी इसको एक बार और प्रूफ कर देंगे। तो लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इस वाले ग्राफ से क्लियर हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और अगर एक दो ग्राफ देख लें तो चलिए लाओ इस वाले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। हम किसको, इस वाले ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें तो मैं जरा इसको साफ कर रहा हूं, इनको साफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं बेटा, जरा समझने की कोशिश कीजिए। वैसे मेनली अगर आएगा तो ग्राफ यही आएगा आपका। तो इस ग्राफ के लिए टाइम इधर ले लिया,
कॉन्सेंट्रेशन लॉग आर इधर ले ली, इंटरसेप्ट कितना है लॉग आर नॉट, ठीक है। स्लोप आपका नीचे की साइड गिर रहा है ये, तो स्लोप क्या हो गया आपका टेन थीटा, तो किसके इक्वल है माइनस का k अपॉन 2.303। यहाँ तक बात समझ में सबके आती है अच्छे से। ग्राफ आप लोग सीख गए, ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, स्लोप आपको पता चल गया, इंटरसेप्ट आप लोग सीख गए। तो अगर इंटरसेप्ट को हम बोल रहे हैं तो ये वैल्यू है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू है आपकी लॉग आर नॉट, इसको मैंने ऊपर ही मान लिया है, ये वैल्यू बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होती है उसको लॉग आर नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राफ पर्याप्त है। अब अपन लोग बात करते हैं इसकी हाफ लाइफ की, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ डिटरमाइन करने के बाद दो डिफरेंट टाइम पर भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे, तब देखेंगे कि जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या बनती है, ठीक है। फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बच्चों की शिकायत रहती है, लेकिन ये नहीं, नोट्स तो प्रॉपर बनाइए, ठीक है। ग्राफ याद करिएगा, ग्राफ पूछता है वो एग्जाम में। और मैंने पहले ही बता दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इतना लेंथ इसलिए खींच रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल बेटा यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका बन के आता है। तो अब बात कर लेते हैं अपन लोग किसकी, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। तो इसके लिए फॉर्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमें पीछे पढ़ चुके हैं, जो फॉर्मूला था के का, वो फॉर्मूला था आपका लॉग आर इक्वल्स टू माइनस का के अपॉन 2.303 के टी प्लस का लॉग आर नॉट, ये तो फॉर्मूला था। इसको और मॉडिफाई कर लीजिए तो फॉर्मूला बनता था 2.303 लॉग आर अपॉन आर नॉट इक्वल्स टू माइनस का के टी, ठीक है। और फिर से समझिएगा इसको, यहां से के टी हो गया हमारा 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। ये उल्टा कर दिया मैंने क्योंकि माइनस साइन से मैंने इसको प्लस का कर लिया, ठीक है बेटा। चलिए अब टी कितना है, टी हाफ, तब कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा आपका आर नॉट अपॉन 2। ये बात समझ में आती है नहीं आती। हाफ लाइफ क्या होती है, किसी भी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो इतने टाइम में अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की रिड्यूस होके कितनी रह जाए, हाफ रह जाए, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन, ठीक है। बात समझ में आती है। पुट कर दीजिए इक्वेशन में, इसको हम इक्वेशन नाम दे रहे हैं, ढेर सारी इक्वेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग देंगे। अब हम तो हर बार नई इक्वेशन मान लेते हैं, पुट कर दीजिए तो के टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 में ही चल रहा है, आर नॉट, आर की वैल्यू हो गई आर नॉट अपॉन 2 कहाँ पहुंच गया आपका ऊपर, के इंटू टी हाफ इक्वल्स टू 2.303, आर नॉट से आर नॉट नमस्ते, लॉग बेस 10 2, यहाँ से टी हाफ हो गया हमारा 2.303 लॉग बेस 10 2 अपॉन के। एक कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 4 की होती है 0.6020, log 2 की, log 4 की, यानी log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 तक तो वैल्यू आप लोग याद कर लेना, अगर याद ना कर पाओ तो log 2 की, log 10 की और log 4 की तो भाई याद कर ही लेना, बाकी log टेबल मिलेगी एग्जाम में, मंगा लेना, ठीक है। टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के। इस सब को अगर हम सॉल्व करें तो ये सॉल्व हो गया आपका आता है, इसको याद कर लो 0.693 अपॉन के, ठीक है। ये आपका हाफ लाइफ आ गया। और हाफ लाइफ आते ही यहां से एक चीज और क्लियर हो गई, क्या
कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें तो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या आई थी, टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन 2k। ये किसके लिए थी, जीरो ऑर्डर। ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, बात समझ में आई ना। ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर। ये किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर। अभी हम बाबा फॉर्मूला देंगे, सबकी निकाल लोगे आप यहां से। तो कुल मिला के हमें जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या रिजल्ट निकल के आया कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर की भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी और जीरो ऑर्डर की भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और फर्स्ट ऑर्डर की भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस बस एक चेंज आया कि इसकी टी हाफ डिपेंड कर रही है किस पर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसकी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर एक लाइन यहां लिख दीजिए, दी half life of first order reaction is independent on the concentration of reactant। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसी होती है आपकी, इंडिपेंडेंट होती है बेटा। अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो जरा ग्राफ समझिए। ठीक है, देखो इसका ग्राफ बना है। ठीक है, टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन कैसी आएगी आपकी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या आएगा, टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या आएगा ग्राफ, जीरो ऑर्डर। कुछ सीखे, जीरो ऑर्डर के लिए कैसे आएगी प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे आएगी, एकदम मस्त। ठीक है, अब अगर हम रेट की बात करें, किसकी बात करें, रेट की, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो उसका क्या ग्राफ आएगा बेटा, देखो कॉन्सेंट्रेशन रेट, तो वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसा आएगा, फर्स्ट ऑर्डर बता दें क्यों आएगा ऐसा, फर्स्ट ऑर्डर क्यों आएगा, क्योंकि रेट क्या होता था फर्स्ट ऑर्डर का, डी आर ओवर डी टी इक्वस टू माइनस का इक्वस टू के आर की पावर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। और जीरो ऑर्डर के लिए क्या आता था, रेट, ये आता था। क्यों आता था रेट जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर क्यों आता था बेटा जीरो ऑर्डर के लिए, पता होगा आपका, जीरो ऑर्डर का जो रेट होता था वो इंडिपेंडेंट होता था किस पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो वो स्ट्रेट लाइन ये ऐसा आता था, तो दोनों उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको कंफ्यूजन नहीं करनी। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन पर अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, और टी हाफ जीरो ऑर्डर का आपका ये रहता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। अब टी हाफ समझ में आता है, अब जरूरी टी हाफ वो हमसे पूछे तो कभी कभी क्या होता है, टी हाफ दे देता है, रेट कांस्टेंट पूछ लेता है, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला रखेंगे और आप यहां से डिटरमाइन कर लेंगे वैल्यू। ओके, अब एक बहुत बढ़िया ही फॉर्मूला बताने जा रहा हूं मैं आपको, उस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए, लाइफ टाइम आपको पता है क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की, इन्फिनिटी बता चुका मैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर की कुछ ना कुछ होती है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की आपकी इन्फिनिटी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब मैं अगर आपसे कहूं कि टाइम फॉर कंप्लीट nth फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का nth फ्रैक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, करिए जरा सोचिए, फिर करते हैं। करिए करिए, कर लिया होगा, अब मैं कर दूं। चलिए, तो देखो हम पढ़ चुके थे T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, ठीक है, लॉग आर नॉट अपॉन आर पढ़ लिया था।
हमें कितना फ्रैक्शन कंप्लीट करना है, nth, तो हमने मान लिया लेट आर नॉट इक्वल्स टू ए, देन कितना फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, n फॉर nth फ्रैक्शन, हमने nth फ्रैक्शन की टाइम को बोल दिया t nth, तब r कितना हो गया, a माइनस का a अपॉन n, यानी कि समझिएगा किसी का 100 पार्ट है, ठीक है, 40% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा उसका 60 तो बचा होगा, कैसे 100 माइनस का 40, ठीक है, तो 60 बचा होगा ना, तो nth फ्रैक्शन हो गया। इन दोनों वैल्यू को उठा के पुट कर दीजिए तो टी nth हमने बोले टी nth इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a, कॉमन ले लिया मैंने यहां से 1 माइनस 1 अपॉन n, a से a कट गया, तो जो टी nth आया है आपका वो आया है 2.303 अपॉन के लॉग 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। जो भी परसेंटेज दिया उसके अकॉर्डिंग आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लें, चलिए ले लो भाई बढ़िया सा एग्जांपल। तो बढ़िया सा एग्जांपल ये है कि फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्शन, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो चुकी है 3/4, तो सीधे सीधे कैसे T 3/4 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 1 अपॉन 1 माइनस 3/4, तो T 3/4 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, नहीं आ रहा नीचे का अपॉन के, हाँ भाई अभी तक तो आ रहा है, लॉग, देखिए यहां से एलसीएम लेंगे 4 माइनस 3 1, 4 ऊपर गया तो कितना आ गया आपका लॉग 4/1, ठीक है। तो log 4 ही कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। log 4 की वैल्यू मैं आपको बता चुका 0.6020 के हमें रिएक्शन में दिया जाएगा, हम वहां से क्या कर लेंगे T 3/4 निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे अगर हमसे ये कहेगा कि मान लीजिए कोई रिएक्शन 20% कंप्लीट हो गई T टाइम में, तो 60% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो कितना टाइम लगेगा, फॉर्मूला आपके पास है। हाँ, अगर जैसे मैं समझा दूं आपको, मैं अब न्यूमेरिकल नहीं कर रहा, न्यूमेरिकल आप लोग लगा लेना, ठीक है, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से के सीधे सीधे आप निकाल लोगे 2.303 अपॉन टी करके, टी दिया होगा, टी टाइम दिया आपको 20% के लिए, लॉग ए आपको दिया ही है, 20% कंप्लीट हो गया, तो फिर कंसंट्रेशन कितनी बची होगी आपके, अगर इसको हम 100 मान लें तो 80 बचा होगा। टी दिया है आपको, के निकाल लोगे, दूसरी इक्वेशन मान लोगे, तो वहां के लिए क्या हो जाएगा, टी जो 60% है उसके लिए 2.303, के फाइंड कर ही लिया आपने यहां से, जो भी आया हो आपका वो लॉग, ठीक है, 60% कंप्लीट हो गया था 100/40, या दोनों को डिवाइड कर देना भाई, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उतना नहीं सोच रहे अपन लोग। तो ये आपका हाफ लाइफ हो गया। nth फ्रैक्शन के लिए बता दी मैंने टाइम कैसे निकालेंगे, लाइफ टाइम बता दी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, ग्राफ बता दिया मैंने आपको। बाकी अब हम बात करेंगे आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ चलिए, चलो एक दो एग्जांपल और ले लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, उसके बाद सूडो फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, क्योंकि फिर बार बार कोई वीडियो उठा के नहीं बनाया जाता, तो एक बार में ही ख़त्म कर दे रहे कहानी, ठीक है ना, फिर नया नया टॉपिक लेके आएंगे, आप लोग भी बोर हो जाते होगे, सर क्या भाई सर एक ही चैप्टर के ढेर सारे वीडियो रोज 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 रोज, हमें ऊब जाते हैं ना। तो देखो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगाओ, बढ़िया सी हेडिंग,
एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए पहला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया मस्त एग्जाम्पल, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके कंसीडर एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और बेटा ध्यान रखना एक फॉर्मूला ये भी आया था, क्या आया था, R इक्वल्स टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी, और फिजिक्स में बार बार आएगा ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल ले लें, 88 RA। ठीक है, 88 RA और इसका शायद 226 होता है। ठीक है, ये इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका मास नंबर। रेडियो एक्टिव डिके में गया 2He4 में टूटा, प्लस 86 किसका होता है, रेडान का, Rn, और फिर इसका कितना जाएगा आपका 222। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, तो इसका रेट होगा आपका रेट इक्वल्स टू के और RA की पावर 1। पहला एग्जांपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल है आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट। आप सबने ये रिएक्शन क्लास 10 से पढ़ी है। तो C2H4 को हाइड्रोलाइज करना है, C2H6 मिलेगा। इस रिएक्शन की अगर रेट की बात करें तो रेट होता है K C2H4 की पावर 1। ये भी समझ में आता है। और एग्जांपल लेंगे, चलिए साहब और ले लीजिएगा। तीसरा एग्जांपल N2O5 N2O4 प्लस का हाफ O2। अगर इस रिएक्शन को फ्रैक्शन में ना लिखें तो आप लिखोगे 2 N2O5, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। रिएक्शन इज बैलेंस्ड, बैलेंस रिएक्शन है। इस रिएक्शन का जो रेट है वो है आपका K N2O5 की पावर 1। अगर आप रेट लॉ को पढ़ते अकॉर्डिंग टू गुल्डबर्ग एंड बागे तो इसका क्या लिखते रेट, इसका रेट आप लिखते सर रेट गलत है आपका, हमारा रेट ये होता K N2O5 की पावर 2, जो कि गलत है। ठीक है, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, मॉलिक्यूलरिटी तो इस रिएक्शन की 2 है, लेकिन इस रिएक्शन का रेट कितना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना। मॉलिक्यूलरिटी का एक बढ़िया सा वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपके सारे डाउट दूर करेंगे। मींस क्या है, इस रिएक्शन में जो रेट है वो केवल एक ही पे डिपेंड कर रहा है इस पर, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितनी है इस रिएक्शन की, 2 है मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, चलिए और एग्जांपल ले लें, और एग्जांपल ले लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा आपके सामने, N2O gives that N2 plus half O2। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का N2O। इसके लिए अगर हम रेट लिखें तो रेट इक्वल्स टू K N2O की पावर 1। तो ये आपके कुछ एग्जांपल हैं बढ़िया बढ़िया। और ले लें, चलिएगा और ले लीजिए। H2O2 gives that H2O प्लस का O2, बैलेंस करो 4 हो गई बैलेंस। इसका रेट क्या है, इसका रेट होता है आपका रेट इक्वल्स टू K H2O2 की पावर 1। ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 नजर आ रही है, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है 1। तो मॉलिक्यूलरिटी आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होती है और रेट आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। ओके बच्चा, 5 एग्जाम्पल हैं, 5 को लर्न करिएगा बढ़िया से। बात करते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन की, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, तो देखो
सूडो वर्ड अगर हम सबसे पहले जाने तो हमने क्लास 9th में एंडोसाइटोसिस प्रोसेस पढ़ी थी, जहाँ पर अमीबा अपना फूड के लिए एक एनगुल्फ बनाता था, फूड लेता था, फूड पार्टिकल्स को उस एनगुल्फ में फंसाता था, जिसको हम सूडोपोडिया बोल देते थे। वहाँ से उस फूड को एब्जॉर्ब करता था और बाकी बचे हुए फूड को क्या कर देता था, रप्चर्ट आउट कर देता था। ठीक है, तो वहाँ से मतलब सूडो मीन्स एक आभासी, झूठा बोल सकते हैं, फेक। ठीक है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें सूडो रिएक्शन की, तो सूडो रिएक्शन की डेफिनेशन ये है कि उनका एक्चुअल ऑर्डर कुछ और है। फर्स्ट ऑर्डर की बात नहीं कर रहे अभी, हम सूडो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। उनका एक्चुअल ऑर्डर तो कुछ और है, लेकिन देखने में उनका ऑर्डर कुछ और है। मीन्स एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर कुछ और आ रहा है और देखने में आप क्या कह रहे हो, ये सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, लेकिन अगर उनका ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ऑर्डर जो है वो डिफरेंट आ रहा है उससे। तो मीन्स क्या है कि वो हायर ऑर्डर को शो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी औकात क्या है, कम ऑर्डर शो करने की। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम बोल सकते हैं रिएक्शन which have bimolecular but order is first, so it is called pseudo order reaction, pseudo first order reaction। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने बायोमोलिकुलर क्यों ली? तो बेटा हम एग्जाम्पल ही ऐसा लेंगे जो बायोमोलिकुलर हमारे सिलेबस में ठीक है ना, तो अब वही लो जो सिलेबस में है। बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तो ढेर सारी बुक हैं, जिस बुक से चाहिए आप उस बुक से पढ़ सकते हैं, अपने को फर्क नहीं पड़ता। आप हमसे पूछिए तो हम बताएंगे आपको, लेकिन चूंकि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन देना है और आपको पता है सिलेबस रिड्यूस होगा 25 से 30%, तो खुशी भी हो रही होगी, लेकिन नुकसान आप लोगों का ही है उसमें। बस ये है कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, बाकी सिलेबस का तो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस तो आप चंद महीनों में भी कर सकते हैं, पर्याप्त वीडियो आपके पास पड़े हुए हैं, देखिएगा खूब अच्छे से। कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल है आपके सामने। सबसे पहला एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कोई सा भी एस्टर ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया CH3COOC2H5, इसको क्या कहते हैं, इथाइल इथेनोएट या एसीटेट, इथेनोएट या एसीटेट की बात है, प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस क्या देगा मुझे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, C2C क्या देगा, CH3COOH प्लस C2H5OH, ये हमें प्रोडक्ट देगा। तो मान लीजिए एट टाइम T = 0, तो शुरुआत में समझिए इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है, तब इसका 1 मोल बनना है और इसका भी कितना बनना है, 1 मोल। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, जो भी सूडो ऑर्डर रिएक्शन है उनमें दूसरा प्रोडक्ट हमेशा एक्सिस में रहेगा। बेटा किस में रहेगा, हमेशा एक्सिस में रहेगा। जैसे ही एक्सिस में आ जाएगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। जैसे अगर हम मान लें टाइम T = 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है आपकी 0.01 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने मान ली 10 मोल। या कॉन्सेंट्रेशन को गोली मारो, मोल में लेकर चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोल में लेकर चलिएगा 0.0। आफ्टर कंप्लीट ये खत्म हो गया होगा, इसका कितना बचा 9.99 मोल, शायद देख लेना घटा के, 10 माइनस का 0.01, 9.99 मोल बचा। तब इसका 0.01 मोल बन गया होगा और इसका भी 0.01 मोल बन गया होगा। तो हमने क्या देखा कि ये वाला जो था वो लगभग उतना ही बचा है। तो अगर इस रिएक्शन का हम रेट लिखें तो इसका रेट लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू K CH3COOC2H5 H2O। अब यहाँ पर K डैश कर दीजिएगा इसको, तो K डैश जो है हमारा वो है KH2O। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको जरा हटा दीजिए अब, क्योंकि हमने K डैश बता दिया क्या है, K डैश है KH2O, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। मीन्स मॉलिक्युलरिटी कितनी है इसकी, 2, एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये, लेकिन ऑर्डर कितना है इसका 1। इसका मतलब ये क्या है, झूठी है।
सूडो है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है ये। बड़ा प्यारा सा एग्जांपल, मेरा फेवरेट एग्जांपल। अब बात करते हैं क्यों है फेवरेट, क्योंकि यहां पर एल्कोहल बनना है। मार्केट में सैनिटाइजर बहुत महंगा है क्योंकि एल्कोहल का रेट बढ़ गया है ना। चलिए अच्छी बात है, अरे एसिड बनना है। दूसरा एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल, दो ही एग्जांपल है, ठीक है। बाकी पीछे बताए थे उनमें से भी मोलिकुलरिटी अगर हाई है और अगर ऑर्डर कम है तो आप कह सकते हो सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। पक्की बात, पक्की बात, ठीक। चलिए दूसरा एग्जांपल मस्त बढ़िया सा, मार्केट में लेटेस्ट, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। कैन शुगर जी क्या कर देते हो सर आप, हार इन्वर्जन कर देते हो। इन्वर्जन क्या होता है और रिटेंशन क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे। हम इसलिए नहीं बोल रहे आपसे क्योंकि नया नया चैनल है, हम बोल रहे हैं उस वीडियो में जाके देखो, क्योंकि हमने बेटा वो वीडियो डाला नहीं है। बट आप लोगों ने इन्वर्जन पढ़ेंगे आप लोग ऑर्गेनिक में, तो घबराएगा नहीं, ठीक है। बताएंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन मीन्स क्या होता है अभी बता दे रहे हैं। चलो देखो शॉर्ट टर्म समझ लो। प्लेन पुल लाइट होती है, वो दो तरह से रोटेट करती है। पहली क्लॉकवाइज, कैसी, घड़ी की सुई के आकार में, क्लॉकवाइज मीन्स डेक्स्ट्रो मीन्स राइट, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स लीवो मीन्स लेफ्ट, ठीक है। अब देखो समझो जरा, इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन होता है डेक्स्ट्रो का, अगर हम कर रहे हैं इन्वर्जन मीन्स हाइड्रोलाइसिस और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट लीवो में, तो उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। जैसे कैन शुगर होता है आपका C12H22O11 प्लस H2O, कैन शुगर में सुक्रोज बोल दो आप इसको, सुक्रोज H2O, ये देगा आपको C6H12O6 प्लस का C6H12O6, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। सुक्रोज होता है आपका बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी बोल सकते हैं आप, डी या प्लस। ग्लूकोज होता है आपका लीवो और ये बनता है आपका डी, ये बनता है आपका, ये ग्लूकोज होता है यहाँ पर डेक्स्ट्रो और ये वाला प्रोडक्ट सॉरी आपका होता है लीवो, ठीक है। देख लेना, कंफर्म कर लेना, वैसे सही होऊंगा मैं, गलत कम ही होता हूं। ये लीवो है आपका, लेकिन इसकी जो रोटेटरी एबिलिटी है, डिग्री ऑफ रोटेशन है, वो किसका ज्यादा है, लीवो वाले का। तो क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट, आपका ये प्रोडक्ट और आपका ये रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कैसा आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्रोडक्ट कैसा आपका लीवो रोटेटरी, मींस क्या हो गया उसका, इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया आपका, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन समझ में आ गया, रोटेशन चेंज हो जाना, ठीक है। रिएक्टेंट कैसा लिया था, डेक्स्ट्रो, प्रोडक्ट कैसा हो गया, लीवो, मींस क्या हो गया उसका, इन्वर्जन हो गया। तो इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। हाँ, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका रेट कैसे लिखेंगे, ये इसको कैन शुगर भी लिख सकते हो आप, कैन शुगर, तो घबराना नहीं है इसका। तो इसका रेट होगा आपका, रेट इक्वल्स टू के C12H22O11 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पर भी ये आपका एक्सिस में है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर के क्या है, के डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो ये आपकी सूडो ऑर्डर रिएक्शन थी, यानी ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर फर्स्ट होता है, लेकिन वो कोशिश क्या करती हैं, हायर ऑर्डर की शो होने की, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। लिटिल लिटिल शो कैसा कर रहे हैं, अपने आप को लार्ज, ठीक है ना। जो आजकल माहौल चलता है, इंसान होता छोटा है बट शो ऑफ क्या करता है कि हम बहुत बड़े हैं। तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए। इस रिएक्शन के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की आपने, बेचारी बाई मॉलिकुलर थी, आपने बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर की हो, तुम झूठी हो, तुम झूठी हो, तुम झूठी हो, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं और नए नए टॉपिक की, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मस्त रहिए।